अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में एक सवाल करने लगे थे तो उसको अब सॉल्व करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 30 जून 20 की आपको फिगर्स अवेलेबल हैं और इसमें जितने एसेट्स आ रहे हैं वो सब इस डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है। ये एग्जाम क्वेश्चन वाला खुद ही बताएगा। ये मैंने असल में आईएएस की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, मैंने उसको उठाया हुआ है। तो इसमें इस टेबल में जितने एसेट्स आ रहे हैं बस हैं ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा और इनकी कैरिंग अमाउंट्स हैं और सामने इनकी फेयर वैल्यूज दी हुई हैं जस्ट उसी दिन जिस दिन ये IFRS 5 में उतरने लगा है। 30 जून 20 इस टेबल के नीचे इस पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है। सबसे पहला काम, जितने भी एसेट्स डिस्पोजल ग्रुप में हों, चाहे इंडिविजुअल एसेट में जो पिछली क्लास में बात बताई थी, IFRS 5 में उतरने से जस्ट पहले उनको अपने अपने स्टैंडर्ड्स में अपडेट करेंगे, उसके बाद IFRS 5 में उतरेंगे। यानी जो अभी इस वक्त वैल्यूज अवेलेबल हैं, एसेट्स बताइएगा क्या क्या है। गुडविल है, पीपी है रिवैल्यूएशन मॉडल वाला, पीपी है कॉस्ट मॉडल वाला, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, यानी हमने ना किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कंसोलिडेशन, CFA 1 पास करने के लिए इन दोनों पे ग्रिप होगी तो कोई बात बनेगी, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कंसोलिडेशन, ये दो पे ग्रिप होगी तो आप CFA 1 निकालेंगे। क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतना पसंद आया ICAP को कि उन्होंने अलग ग्रिड बना दिया इसका। ये जो रिसेंट अटेम्प्ट में सिलेबस चेंज हुआ तो उसका ग्रिड बन गया अलग। तो इन दोनों पे बहुत अच्छी मेहनत होनी चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी हमने इसी फैक्ट्री ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, और क्या इनकी फिगर्स गिवन कितनी है, जो कैरिंग अमाउंट्स गिवन है 150, 460, 570, 240, 180। सबसे पहला काम यह होगा कि IFRS 5 में एंटर करने से पहले सारे एसेट्स को, चाहे उन पे IFRS 5 के मेजरमेंट रूल्स लगते हैं चाहे नहीं लगते हैं, इस ग्रुप में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, चाहे उन पे IFRS 5 के मेजरमेंट रूल लगते हैं चाहे नहीं लगते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इनको पहले अपडेट किया जाएगा। तो अपने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जब अपडेट करेंगे तो वो PPE जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इसकी प्रायर टू IFRS 5 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या एडजस्टमेंट करें? इसको हम 400 पे ले आए, यानी 60 से इसको डाउन कर लें, 60 से 400 पे लाना है। इसका कोई नहीं, क्योंकि ये 30 जून की ही फिगर गिवन है। इसमें मैक्सिमम होती भी तो क्या एडजस्टमेंट होती, डेप्रिसिएशन नहीं की होती शायद, वो करते। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो इसको हमने 220 पे लाना है, डाउन कर लिया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को IFRS 9 में पढ़ाऊंगा, फेयर वैल्यू पे ही रखना होता है, तो इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे तो 30 का इसको डाउन करेंगे। तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपडेट करने के बाद इनकी एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट्स आ गई 150, 400, 570, 220 और 150 जी 14। ये है डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट जो IFRS 5 में एंटर होने के लिए तैयार है। तो जितने भी ग्रुप में एसेट्स और लायबिलिटीज हों, चाहे उन पे IFRS 5 के मेजरमेंट रूल्स लगते हों चाहे ना लगते हों, अपने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पहले इनको अपडेट करेंगे। अब जो अपडेटेड पोजीशन है उसको फिर IFRS 5 में लाएंगे। ये हो गई कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी, तो हमने इस कैरिंग अमाउंट को डाउन कर देना है कितना 1300 तक। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1300, तो लॉस आ जाएगा 190 का। अब इस IFRS 5 वाले लॉस को बांटना कैसे है? सबसे पहला शिकार गुडविल, 150 सारा यहीं गया, और इसको लॉस नहीं डालना। इन्वेंट्री को और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को नहीं डालना लॉस। क्यों नहीं डालना? क्योंकि इस पे लगना नहीं IAS। अब पीछे रह गई ये दो, तो
40 का लॉस है और इन दोनों में बांटना है। तो ये बन जाएगा 40 इंटू 400 बाई 970, 40 इंटू 570 बाई 970, 16.5, 23.5, 23.5। जी जनाब, इस कैलकुलेशन में पूछें जो पूछना है। ये जो एलोकेशन की है कि नहीं, इनके नीचे कैटेगरी इफेक्ट होने की जस्ट इफेक्ट होने की, यही तो मकसद था इनको अपडेट करके IFRS 5 में लाने का। अगर इनिशियल अमाउंट पे ही करनी होती तो क्या फायदा उस वर्किंग का। हमने ये जो यहाँ एडजस्टमेंट किया ना, ये की ही इसलिए है ताकि ये अपने अपने IAS में नहा धो के आए, और अब IFRS 5 की नज़र में वो ये हैं, तो इसलिए इनकी रेशो में एलोकेशन होगी। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए सवाल ये पूछा है कि जब ये लॉस बांटा है तो इस रेशो में क्यों बांटा है, इसमें क्यों नहीं बांटा। तो उसका जवाब यह है कि इनको अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपडेट करने के बाद IFRS 5 के सामने लाया ही इन वैल्यूज पे है, तो अब IFRS 5 के लिए हैं ही ये वैल्यूज जिस रेशो में बांटना है। अच्छा, इस सवाल में अगर आपको, बल्कि ये तो पूरी क्लास है ना, ये तो PPE लिखा हुआ है, हो सकता है एक बिल्डिंग होती, तो अगर उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी होती, फिर भी लिमिट का कोई चक्कर नहीं, इसको ऐसे ही बांटना था। अभी हमने इस 40 को रेशो में इनमें बांट दिया। अभी तो मैंने PPE लिखा हुआ है, इसमें तो 50 एसेट होंगे। अगर ये जस्ट एक एसेट होता तो लिमिट एक एसेट पे लगा करती है ना। अगर इस एक एसेट की लिमिट दी भी होती, वो जो I36 की होती थी, फिर भी उस लिमिट को लिफ्ट नहीं करानी थी, क्योंकि जब IFRS 5 ने इनको एक ग्रुप कह दिया, अब सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। ये 190 का जो लॉस है, उसने एट द एंड जाना तो P&L में ही है ना। जी जी बिल्कुल। तो फिर ये एलोकेशन करने का या डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा, टेंशन डेबिट की नहीं है, क्रेडिट की है। सवाल यह है कि जब ये सारा लॉस डालना ही P&L को है, तो फिर एलोकेट क्यों कर रहे हैं। एलोकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस किस एसेट को कितना कितना लॉस चार्ज करेंगे, तो उसकी बाकी कैरिंग अमाउंट ये तो बैलेंस शीट पे प्रेजेंट होनी है ना। तो कैरिंग अमाउंट ठीक निकालने के लिए लॉसेस बांटना पड़ेगा। मसला डेबिट का नहीं, मसला क्रेडिट का, कि क्रेडिट कहाँ जाना है। और पूछें इस सवाल में कैलकुलेशन, फिर पास पेपर का सवाल करते हैं। ओके, अच्छा एक बात इसमें ज़बानी सुन लें, फिर मैं आपको रूल्स पढ़ाता हूं। अगर अगला साल आ जाता और ये डिस्पोजल ग्रुप अभी ना बिका होता, तो फिर भी IFRS 5 में ही रहता। अगले साल की IFRS 5 की एप्लीकेशन के लिए मैं फिर बता रहा हूं, अगर 30 जून 21 आ जाता और ये डिस्पोजल ग्रुप अभी ना बिका होता, तो अगले साल इस डिस्पोजल ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करने के लिए कैरिंग अमाउंट क्या लेते, यही वाली या डेप्रिशिएट कर लेते हैं? यही फिगर लेते ना, लेकिन सिर्फ ये फिगर्स हैं जो यही वाली लेते, क्योंकि इनके ऊपर इनके पिछले IAS लगने बंद हो गए हैं। इनके ऊपर पिछले IAS लगने बंद नहीं हुए हैं, इनकी अपडेटेड फिगर लेते हैं। ये बात दोबारा, अगर यही डिस्पोजल ग्रुप अगले साल के एंड पे भी हेल्ड फॉर सेल होता, तो फिर अगले साल पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कंपेयर करने के लिए इन दोनों की कैरिंग अमाउंट तो यहीं रहती, क्योंकि PPE IFRS 5 में गिरने के बाद IAS 16 वहीं रुक गया। अब IAS 16 कोई रसाई नहीं है, लेकिन ये लोग तो IFRS 5 की मेजरमेंट में आ ही नहीं रहे, इसलिए अगले साल ये दोनों अपने अपने IAS के मुताबिक फिर से अपडेट होंगे जैसे अभी हुए थे। फिर जो फाइनल आंसर ये बनेगा उसके मुताबिक पर IFRS 5 की कैलकुलेशन होगी। नहीं समझ आई बात? मैं दोबारा बता दूं, ठहरे, मैं कह रहा हूं कि 2021 में अगर होता तो 21 में इसमें कोई एडजस्टमेंट ना करते, इसमें कुछ ना करते, लेकिन इस इन्वेंट्री को, बल्कि इस इन्वेंट्री को नहीं, जो उस वक्त पड़ी रह गई होती, ये सारी तो खराब हो जाएगी ना तब तक,
जो उस वक्त अगले ईयर पे इन्वेंट्री बची रह गई होती, जो इसी फैक्ट्री के अंदर होती, लेकिन हो सकता है बीच में हमने कोई मौका लगा होता तो बेच दी होती, वो जितनी बच गई होती उस पे उस वक्त का अपडेटेड IS2 लगाते, और हो सकता है उस वक्त अपडेटेड 175 आ रही होती। जो इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में थी उसको अगले साल फिर से फेयर वैल्यू पे अपडेट करते, हो सकता है वो 132 पे चली जाती। अब जो सही अब ये जो चीज बनती ना, इसको फिर अगले साल इस ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कहते, और फिर इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करते। यानी जिन लाइन आइटम्स पे IFRS 5 की कैलकुलेशन लग रही है उनको तो अपडेट करना छोड़ दिया, तो फिर ये क्यों किया था अपडेट? ये IFRS 5 में एंटर करने से पहले किया था। एक बार ये IFRS 5 की कैद में आ गए, फिर इनकी वैल्यू चेंजेस नहीं होंगी, फिर नहीं होगी डेप्रिसिएशन, फिर नहीं होगी रिवैल्यूएशन। लेकिन ये जो दोनों हैं ये ग्रुप का हिस्सा प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो बन गए हैं, इन पे मेजरमेंट के रूल्स नहीं लग रहे थे। जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? सारे एसेट्स जो डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है उनको IFRS 5 में लाने से जस्ट पहले तो सबको अपडेट करना था अपने अपने IS के मुताबिक। एक बार ये IFRS 5 के अंदर एंटर हो गए तो इन दोनों को तो दोबारा अपडेट नहीं करना, डेप्रिशिएट नहीं करना, रिवैल्यू नहीं करना। लेकिन ये दोनों चूंकि IFRS 5 के मेजरमेंट रूल के स्कोप से बाहर हैं, तो अगले साल इस पे IFRS 5 लगाते हुए क्या करेंगे? इन्वेंट्री और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अपने अपने IS के मुताबिक अपडेट करेंगे, फिर IFRS 5 के लिए ये तैयार होंगे फेयर वैल्यू से कंपेयर होने के लिए। जी क्वेश्चन नंबर 9 में जब 30 2018 को बिल्डिंग 29 मिलियन से होती तो हमने 2 मिलियन का लॉस रिवर्स किया था। तो फिर इस टाइम इसमें भी होता है कि कोई ये इन्वेंट्री और इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाली बात ओके, अभी बताता हूं। पेज 3 पे आए, पेज 3। पेज 3 तकरीबन मिड में, फॉर डिस्पोजल ग्रुप। इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 3 पढ़ लें। पॉइंट 2 नहीं, फॉर डिस्पोजल ग्रुप पॉइंट 1 और पॉइंट 3 पढ़ लें, और पॉइंट 3 का डब्बा एग्जाम नोट भी पढ़ लें। हाँ जी, अगले साल अगर IFRS 5 दोबारा लगता और अब की बार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा हो जाती, तो ये 150 तो रिवर्स नहीं होना, ये 150 नहीं होगा रिवर्स, पीछे रह गया 40, बस 40 रिवर्स होगा। ये 150 रिवर्स नहीं होगा, 40 बस रिवर्स होगा, और वो भी ऐसी प्रोपोर्शनेटली। जिनमें पहले लॉस नहीं किया था उनमें फिर रिवर्सल भी नहीं जाएगी, तो 40 ही लॉस हुआ था, बस 40 ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा। 150 नहीं रिवर्स होगा। गुडविल वाले को नहीं करना रिवर्स, सिर्फ 40 रिवर्स करेंगे, और वैसे ही जिस तरह इनको रेशो पे बांटा था उसी तरह से लॉस रिवर्सल भी आ जाएगा। ये पॉइंट 2 जो भी छुड़ाया था, पॉइंट 2 बता दिया। कॉन्स्टेंटली 2 साल से लॉस आ रहा है, और कॉन्स्टेंटली 2 साल से लॉस आ रहा है, तो जितना 2 साल में लॉस चार्ज हुआ था 150 नहीं रिवर्स होना। उसके बाद जो बाकियों को लॉस चार्ज हुआ था, अच्छा वैसे 3 साल हो जाएंगे और वो अभी तक इसी क्लास में होगा, ये कह रहे हो, ठीक है चले, बस जितना लॉस चार्ज हुआ था बस उतना रिवर्स होगा, उससे ज्यादा नहीं। वही जो अभी इंडिविजुअल में चीज पड़ी थी ना कि लॉस रिवर्स, यहां भी वही बात है। यार आपकी शक्लों पे जमाइयां नजर आ रही हैं मुझे।
जवानियाँ नहीं, जमाइयाँ। पेज 3 के टॉप पे, पेज 3 के टॉप ये वाली बात लिखी हुई है मैंने। पेज 3 के टॉप पे बोल्ड करके एक डब्बे में लिखा हुआ है, वो ये वाली बात लिखी हुई है, पढ़ लें। next year इन्वेंट्री आई है, इन्वेंट्री करते हैं इसके अगर वो चेंज होता है तो वो लोग बहुत यही बताया ना मैंने कि अगर ये फर्ज करें ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं थी, ये सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, फर्ज करें ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं थी, साल पड़ी रही, अब उनकी NRV 175 हो गई है, तो हाँ हम इसको एज पर IS2 पहले 175 पे अपडेट करेंगे। यानी जिन एसेट्स पे मेजरमेंट टूल्स नहीं लगने थे उनकी अपडेशन होती रहेगी हर साल अपने IS के मुताबिक, इनकी अपडेशन होनी बंद हो गई है लेकिन इनकी होती रहेगी अपने IS के मुताबिक। तो ये इन्वेंट्री इस पे अपडेट होगी, इन्वेस्टमेंट इस पे अपडेट होगी। अब ये कैरिंग अमाउंट है इस ग्रुप की जो अब IFRS 5 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से कंपैरिजन के लिए तैयार है। सर ये 175 पे आज NRV पे हमने कैलकुलेट, अब आगे हमारे इसके ऊपर आगे किए, ठीक है। हाँ जी। गेन जो है 172 पे 175 में भी नहीं जाएगा, 132 में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 2 में था। हाँ। ऊपर जो किसी सिर्फ उनमें एलोकेट होगा, पहले हम उसको जो है NRV पे लेके आएंगे और उसके बाद जो गेन है उसको सिर्फ हाँ। उन्हीं रेलेवेंट हाँ। जिन पे जो है IFRS 5 लग रहा होगा उन पे जो है जी जी वो करेगा। हाँ यही। अच्छा ये ऑनलाइन वालों के लिए ये सवाल नहीं था, ये बस एक चीज़ कंफर्म करनी थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा जी। जी जी डिस्पोजल ग्रुप पूछ रहे हैं। अच्छा उसमें अगर हमें ये पीपी रिवैल्यूएशन की कोई वैल्यू देना है, फेयर वैल्यू एज पॉसिबल, हम उसको अपडेट नहीं करते। सवाल यह है कि अब यही वाला सामने जो डाटा है अगला साल आ गया और ये अभी भी डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल है और वो जो पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल पे है अब उसकी आपको फेयर वैल्यू दे दी 2021 में, तो बहुत दिल ही क्यों ना कर रहा हो फिर भी उसको रिवैल्यू नहीं करना, इग्नोर कर देंगे उसकी फेयर वैल्यू को, रिवैल्यू भी नहीं करना और लिमिट का तो ऐसी कोई चक्कर नहीं है, तो उस इंडिविजुअल को इग्नोर। देखें जब ये IFRS 5 की कैद में आ गए ना फिर कोई मुलाकात ही नहीं है, कोई IS 16 नहीं, कोई IS 38 नहीं, वो IFRS 5 से बाहर निकल रहा था, वो 2019 में बाहर निकल गया था, प्लान चेंज हो गया था। अगर इंडिविजुअल एसेट था और उसमें जब उसे डिविजन मॉडल पे था पहले और उसमें उस पर लॉस चार्ज हुआ था डिविजन मॉडल पे IFRS 5 में से पहले, और जब हमें लॉस रिवर्स करना है दोबारा उसमें गेन आ गया तो IFRS 5 के साथ वो मैंने मुझे चार्ज किया है लॉस को भी रिवर्स करेंगे क्योंकि डिविजन सर्विस में अपने सर्विस पड़ा रहेगा, लॉस पीरियड में चार्ज होगा। अगर पहले लॉस चार्ज हुआ उसका लिखा हुआ है कि अच्छा अभी ये ज़्यादा गहरी होगी बात, पहले मैं इतने का ना एक सवाल करा लूँ। पास्ट ये जो इसी चैप्टर का जो तीसरा सेक्शन है पास्ट पेपर वाला, प्रैक्टिस क्वेश्चन बस उतना ही थे, तीसरे सेक्शन पे आ जाए पास्ट पेपर वाला। क्वेश्चन 1 पढ़ लें, पेज 2.3.1 पे क्वेश्चन 1 पढ़ लें, करता हूँ बोर्ड पे। हो जाए फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है इन्वेस्टमेंट को। दिसंबर 17 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। खैबर लिमिटेड, इस चैप्टर का तीसरा सेक्शन। यहाँ पर समझिए हेल्ड फॉर सेल 27 से 29 तक लिखेंगे। अच्छा तो इसका लॉस हमने रिवर्स किया है, तो अगर ये एक ग्रुप ऑफ एसेट में आएगा वो तो नहीं करना ही, अगर अकेले की इसकी अकेले की वो देता है अब अकेले पे लग ही नहीं रहा ना दूध। ठीक। अच्छा ये सवाल कराता हूँ, उससे पहले ना एक पॉइंट पढ़ लें फिर वो मुझसे रह ना जाए।
इस चैप्टर के पेज 1 पे आए। ये अभी जो डिस्कशन हो रही थी उससे रिलेटेड ही एक बात है। डिस्पोजल ग्रुप वाला डब्बा, दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें उसका, चैप्टर के पहले पेज पे पेज 2.1.1 डिस्पोजल ग्रुप वाला डब्बा, दूसरा बुलेट पॉइंट। हाँ जी, नहीं समझ आया? चलें, जिनको नहीं समझ आया, जब एक बार डिस्पोजल ग्रुप आ गया ना तो उसके अंदर वो इंडिविजुअल एसेट्स जिन पे अकेले पे भी IFRS 5 लगना होना था, अब वो अकेले वाला काम खत्म हो जाएगा। जैसे अभी जो इस वक्त मैंने पीपी कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल लिखा हुआ था, अगर वो कोई एक बिल्डिंग होती तो उस एक बिल्डिंग अकेले को अगर बेचने के लिए रखा होता तो उस अकेले पे भी तो लगता है ना IFRS 5, लेकिन अगर वो एक ग्रुप का हिस्सा बन गया है तो फिर उस अकेले के ऊपर IFRS 5 नहीं लग रहा होगा। अब वो ग्रुप, अब उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म है, अब वो ग्रुप का हिस्सा बन गया है। तो अगर उस एक एसेट की वैल्यू बाद में बढ़ भी रही है तो ये नहीं करना कि उस अकेले को ले जाकर उसका लॉस रिवर्स कर दें। अभी इस वक्त जो मैंने यहां सवाल सॉल्व किया था उसमें अगर कोई एक बिल्डिंग होती और उसके इंडिविजुअली भी IFRS 5, यानी अगर वो अकेली बिल्डिंग बेचने के लिए रखी होती तो उस पर IFRS 5 लगता ना। अब अगर वो ग्रुप का हिस्सा बन गई हुई है, यार इतनी आवाज़दार शक्लें क्यों नजर आ रही हैं? पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। अगर ग्रुप के अंदर जितने एसेट्स हैं उनमें से इंडिविजुअली किसी पे IFRS 5 लगता है तो अब वो इंडिविजुअली पे IFRS 5 लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो ग्रुप का हिस्सा बन गया है। जैसे मैंने अभी इस बिल्डिंग के अंदर अगर 23.5 का लॉस चार्ज किया था, कल को इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती तो इसका 23.5 नहीं रिवर्स कर देना था हमने, अब हमने पूरे ग्रुप के साथ मिला के ही इसको चलना था। अगर ग्रुप का लॉस रिवर्स होना था तो उसका लॉस रिवर्स होना था, इस अकेले के लॉस रिवर्सल को हम छोड़ देते। ये लिखा हुआ है इस डब्बे के अंदर। रिवर्स किया और उसी अमाउंट से पूरा ग्रुप भी रिवर्स हो गया तो हम एलोकेट नहीं कर सकते। हमें पता है कि इसका एलोकेट रेशियो में होना है, एलोकेट रेशियो में होना है। अब इंडिविजुअल वाला काम खत्म हो गया। अब ये नहीं करना कि एक की वैल्यू पता तो उसको तो सीधा सीधा, जैसे इंपेयरमेंट में होता था कि जिसकी वैल्यू हमें नजर आ रही है इंपेयरमेंट है उसको तो करें ना। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब ग्रुप में होना है और प्रोपोर्शनेटली होना है। तो इसलिए अब एक अकेले एसेट को बीच में से निकाल के नहीं IFRS 5 लगा रहे होंगे। अच्छा, ये अभी चूंकि शुरू है ना, तो जो लोग मुझसे पहली दफा पढ़ रहे हैं, जिनको अभी कोई यकीन मोहब्बत अभी नहीं बनी है, तो उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जो टॉपिक पढ़ा दिया करूं उसका IAS ओरिजिनल पढ़ा करें। आप उसका ओरिजिनल IAS पढ़ें, एक बार यकीन बनेगा तो फिर आगे बात चलेगी। ये जो मैंने सारी बातें लिखी मैंने अपने पास से नहीं लिखी हैं कि IAS के अंदर ही हैं, सब मैंने इधर उधर जो लिखी हुई बातें थी उनको निचोड़ के उनको डब्बे में, दरख्त में, इस तरह से शक्लें बनाई हैं। तो जिन शुरू में एटलीस्ट आप 1-2 टॉपिक्स जरूर ओरिजिनल IAS पढ़िएगा। जब एक बार यकीन हो जाए फिर आगे साथ चल लेंगे। हाँ खैर चलते हैं जी। सवाल पढ़ लें, अब मैंने रोक दिया था बीच में, सवाल पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं अभी बीच में आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन जब एक बार एक सवाल करना शुरू कर देना हम, तो फिर वो अगर रोक लिया करें, क्योंकि ना फिर बीच में वो ऑफ बीट हो जाता है। तो ये सवाल पूरा करा दो, फिर अगर पूछ लीजिएगा। जी पढ़ लें तो मैं करूं। अच्छा, एक तो ये कि पार्ट 1 करते हुए IAS 36 दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। IAS 36 कहाँ से आ गया? इस वक्त CGU दिया हुआ है और उस CGU की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है। फिर इस पूरे की वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है। और रिक्वायरमेंट में कहा है कि आप लॉस एलोकेट कर दें
फिर बता दें P&L को कितना चार्ज करना है इन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पॉइंट नंबर 1, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन बजटेड नेट कैश फ्लोज ऑफ द CGU। अच्छा देखिए, ऊपर वाले सवाल में रिक्वायरमेंट से ऊपर ऊपर कहीं ये कहा है कि हम बेचने लगे इनको? तो सवाल के बेसिक डाटा में नहीं है हेल्ड फॉर सेल। सवाल का बेसिक डाटा सिर्फ एक CGU की इंफॉर्मेशन गिवन है, उस पूरे CGU के एसेट्स की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है, वैल्यू यूज दी हुई है। सवाल में नहीं कहा बेचने लगे, इसलिए रिक्वायरमेंट 1 में भी नहीं कहा कि बेचने लगे। सिर्फ इतना लिखा है कि जो कैश फ्लोज हमने सोचे थे उनमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया है, जो सोचा था सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया है। यह है इंपेयरमेंट की इंडिकेशन कि जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट नंबर 1 IAS 36 का 6 नंबर का सवाल है। और पॉइंट 2 में उसने लिखा हुआ है कि अब अगर आप इसको हेल्ड फॉर सेल माने तो क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 2 IFRS 5 और पॉइंट नंबर 1 IAS 36। पहले तो ये तसल्ली करने के पॉइंट नंबर 1 IFRS 5 नहीं है, क्योंकि सवाल में कहीं बेचने की बात नहीं की और पॉइंट नंबर 1 में भी कहीं बेचने की बात नहीं की। तो पॉइंट नंबर 1 खालिस IAS 36 है। ये मैं कर रहा हूं दिसंबर 17 और उसका रिक्वायरमेंट 1। क्या क्या इस वक्त कैरिंग अमाउंट्स गिवन है जी? क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा बिल्डिंग ये है रीवैल्यूएशन वाली है, कितनी? 22। और प्लांट मशीनरी कॉस्ट मॉडल है कितनी? 15। और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल है 19। और लाइसेंस कॉस्ट मॉडल है 20। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये फेयर वैल्यू मॉडल वाली है 22। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाली 8। और गुडविल 3। इन्वेंट्री कितनी? 8। और बस अभी IAS 36 हो रहा है। IAS 36 में भी अगर कोई एक एसेट होता था जो इंडिविजुअली कंफर्म इंपेयर था तो उसको इंपेयर कर लेते थे। इसी तरह से अगर कोई एसेट अपने IAS के मुताबिक अभी उस दिन तक नहीं पहुंचा हुआ, ये मैं IFRS 5 नहीं कह रहा, IAS 36, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है उस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हुए रिकवरेबल को किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट से। तो उस दिन की कैरिंग अमाउंट ना। तो अगर कोई ऐसा होता जिसपे अपना IAS 16 वगैरह नहीं लगा हुआ तो पहले वो लगाएं। तो लगा हुआ है कि नहीं जी? बिल्डिंग पे ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल लग चुका हुआ है। ये आपको स्टेरिक करके 30 जून 17 का वो सरप्लस का बैलेंस बता रहा है टेबल के नीचे। फिर इसके अलावा आपको बिल्डिंग की फेयर वैल्यू तो नहीं बताई ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बताइए, तो उस पर थोड़ी रिवैल्यू करना होता है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन वाला तो बस हो गया जो होना था, और बाकी भी डेप्रिशिएट वगैरह हो गए होंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वो भी सामने देख के नजर आ रहा है कि बस ठीक है अपडेटेड है। इन्वेंट्री वो भी अपडेटेड है, यानी हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैरिंग अमाउंट्स बिल्कुल ठीक हैं, ये अब तैयार हैं कि इनके ऊपर हम IAS 36 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। कैरिंग अमाउंट कितनी बनी जी? 117। ये हो गई कैरिंग अमाउंट। और इस CGU की, अभी IFRS 5 नहीं हो रहा है, इस CGU की रिकवरेबल अमाउंट कितनी? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल 100। तो 17 का आ गया इंपेयरमेंट लॉस। अब ये इंपेयरमेंट लॉस सबसे पहले तो जाएगा गुडविल को, इन्वेंट्री को कोई नहीं, बाकी रह गया 14। बांटने से पहले देख लेते हैं ऑलरेडी किसी की लिमिट तो नहीं एक्सपायर हो रही। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाले को भी लॉस नहीं जाएगा। क्यों? मेजरमेंट रूल IFRS 5 नहीं पढ़े, IAS 36 इस वक्त है, तो IAS 36 इस पे अप्लाई होता ही नहीं है, इसलिए इसको भी लॉस नहीं जाएगा और इन्वेंट्री को भी नहीं जाएगा। और किसी की लिमिट तो नहीं एक्सपायर हुई थी। मशीनरी की ऑलरेडी आपको जो फिगर दी हुई है कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ऑलरेडी ज्यादा है, टेबल में दूसरी लाइन, तो मशीनरी को भी नहीं चार्ज हो सकता। इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी हायर है, तो उसको तो एक पैसा भी नहीं चार्ज हो सकता। बाकी और किसी की लिमिट नहीं है।
तो लास्ट क्लास में भी इसमें मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट ने बात की थी और शायद मैंने ऑन कैमरा ही की थी कि अगर किसी की लिमिट है तो बजाय इसके कि हम पूरी वर्किंग करें और फिर कुछ पता लगे लिमिट से पार हो रहा है, फिर एक और वर्किंग करें, उसकी पहले ही लिमिट चेक कर लेते हैं। कौन सी लिमिट है जो इस वक्त तैयार है चेक करने के लिए? बिल्डिंग। देख लेते हैं लिमिट तो नहीं एक्सपायर हो रही, बिल्डिंग की लिमिट चेक कर ले। यानी हमने जो लॉस बांटना है, कितना बांटना है? 14। किन में बांटना है? बिल्डिंग में, इक्विपमेंट में, इसमें नहीं, इक्विपमेंट में, लाइसेंस में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। यानी 22, 19, 20 और 8 इनमें बांटना है। तो देखिए बिल्डिंग का हिस्सा कितना बनता है? 4.5। नहीं समझ आ रही? अच्छा, ये ना एग्जामिनर भी इस बात को समझता है कि आपने लिमिट जबानी ही चेक कर ली है, कोई मसला नहीं है। तो आप जबानी ही पहले चेक करके देख लें कि बिल्डिंग के हिस्से में जो लॉस आ रहा है वो लिमिट से पार तो नहीं कर रहा। जबानी दोबारा बता रहा हूं, 14 का लॉस बांटना है 22, 19, 20 और 8 में। कितना बना? 22 और 8 30, 49 है 69। तो 14 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 22, तो इतनी तो गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश सिर्फ, तो इसलिए 0.3 सीधा सीधा लिख देते हैं। तो पहले 0.3 लिख देते, क्या जरूरत थी चेक करने की? क्या पता इसको 0.3 से कम चार्ज होना होता, तो इसलिए पहले चेक करेंगे इसको। बस अब हमें इतना पता चल गया है कि बिल्डिंग में जो चार्ज हो सकता था कर लिया, बाकी में नहीं हो सकता था। अब हमारे पास लॉस रह गया है 3.3 बांट गया ना, 13.7 रह गया, तो वो बांट लेते हैं। लाइसेंस की भी है, लाइसेंस की भी है जी, लाइसेंस भी चेक कर लें। लाइसेंस को भी डाल के देखिए कितना बढ़ता है। 5.8। इस 14 में से बिल्डिंग का हिस्सा चेक कर लिया, लिमिट से पार हो रहा था, इसलिए बिल्डिंग को 0.3 चार्ज कर दिया। लाइसेंस की भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, इसका भी जो हिस्सा बन रहा है वो भी लिमिट से पार जा रहा है, तो इसको भी हम 2 चार्ज कर देते हैं। तो बाकी अब रह गया है इक्विपमेंट 19, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8, बस 27। इनमें लॉस बांटना है कितना? 5.3 हो गया, बाकी रह गया 11.7। तो इनको अब हम 11.7 बांट देते हैं। 11.7 इंटू 19/27 और 11.7 इंटू 8/27 8.23 3.47। ये 11.7 लॉस बांट दिया। इक्विपमेंट में 8.23 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में 3.47। और सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी उसका आंसर ये है 8.23 और ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट, कर ली 17, एंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल एसेट्स, कर दिए। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L। जी, लॉस कैलकुलेट करने को कहा था, कर दिया। एसेट्स में बांटने को कहा था, बांट दिया। तीसरी चीज कही है कि बताएं P&L में कितना जाना है 17 में से? 0.3 के अलावा बाकी सारे, क्योंकि 0.3 बिल्डिंग का है, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और इसके सरप्लस में ही इतनी जगह है कि वो 0.3 खा सकता है। तो इसलिए P&L को तीसरी रिक्वायरमेंट के लॉस टू बी चार्ज्ड टू P&L 17 माइनस 0.3 16. रिक्वायरमेंट में पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। क्या बात? हाँ वो यही था, वो पता नहीं शायद 7 नंबर का था कि 8 नंबर, 7 नंबर का जी। 0.1 डन। पॉज करना। रिक्वायरमेंट 1 IAS 36 का सवाल डन डन। रिक्वायरमेंट 2 IFRS 5।
रिक्वायरमेंट 2 में इस पूरे ग्रुप को एज अ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई करना है, और उसके लिए कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, सबको ऐड करके। लेकिन इन सबको ऐड करने से पहले ये तसल्ली कर लें कि ये सारी वैल्यूज अपडेटेड हैं या अपने अपने आईएस में इनको अपडेट करना था। हाँ जी, अपडेटेड हैं, वो ऑलरेडी पॉइंट 1 में चेक कर लिया था। तो अभी सीजीयू नहीं, डिस्पोजल ग्रुप यही है। IFRS 5 इसको किससे कंपेयर करना है? डिस्पोजल ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। अब वैल्यू यूज का कोई काम नहीं है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 90 कितनी, देखें अब ना IFRS 5 लगने लगा, रिक्वायरमेंट 2। अब IFRS 5 लगने लगा है तो डिस्पोजल ग्रुप है। राजा आपको तकलीफ कर देने लगे। नहीं, बुरी तो वैसे भी लगती है, बुरी का मसला नहीं है। अब IFRS 5 लगने लगा है तो अब इस डिस्पोजल ग्रुप की वैल्यू इन यूज नहीं है हमारे काम की। अब इसको करना ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर है, और वो है 90। नहीं, अल्लाह माफ़ करे यार, मतलब ये तो कहना भी नहीं चाहिए, शक्लें बुरी लगे, गलत बोल दिया मैंने। अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लें, ये मजाक में भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये किसी की शक्ल को कहना ना, ये सीरियस बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने बनाई हुई हैं, और अल्लाह की जो तख्लीक है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ये अल्लाह इसको पर्सनल लेते हैं, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। कितना लॉस है? 22। अब ये 22 IFRS 5 का ही लॉस है, और इस लॉस को बांटने के लिए पहले तो उनको निकाल दे जिन पे IFRS 5 नहीं लगता। इस पे नहीं लगता, ये फेयर वैल्यू मॉडल पे, इस पे नहीं लगता, इन्वेंट्री पे नहीं लगता। अब बाकी 22 को सबसे पहले गुडविल को। अब जब बाकियों पे बांटेंगे तो अब लिमिट का कोई मसला नहीं है, इसलिए अब इस पे भी बटेगा, इस पे भी बटेगा, और लाइसेंस पे भी बटेगा। ये मेन फर्क है IFRS 5 और IAS 36 में, कि वहां पर लिमिट थी, लेकिन यहां पर जब सब मिला के ग्रुप कह दिया। अभी मैं इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगा ना तो उसकी एक और लॉजिक भी समझ आएगी। प्रेजेंटेशन इसकी हम ऐसे करते हैं कि जब IAS 36 है तो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन के लिए इनको CGU बनाया होता है, सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज ये अपने अपनी जगहों पर ही बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ये PPE में आ रहा होगा, वो इंटेंजिबल एसेट्स में आ रहा होगा, ये अलग अलग प्रेजेंट हो रहे होते हैं। लेकिन डिस्पोजल ग्रुप सब मिला के एक लाइन आइटम प्रेजेंट हो रहे होते हैं। जब सब मिला के कंबाइंड ही प्रेजेंट होने हैं तो इनकी अपनी शनाख्त खत्म, इसलिए लिमिट का कोई चक्कर नहीं है। जब CGU होता है ना तो उसमें लिमिट इसलिए होती है क्योंकि हर एसेट ने अलग अलग लाइन में आना है, तो उसकी अपनी शनाख्त रहेगी, इसलिए हर एक की लिमिट लगती है। डिस्पोजल ग्रुप सब मिला के एक लाइन आइटम बन जाएगी, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, सब मिला के एक ही जगह हम शो कर रहे होंगे, इसलिए इन सब की अपनी शनाख्त खत्म, तो इसलिए लिमिट वाला कोई मसला नहीं। तो इसलिए अब हम इस 19 को 19 सब में बांट देंगे। कोई मसला नहीं है कि बिल्डिंग की लिमिट दी हुई है, प्लांट की लिमिट दी हुई है, अब लिमिट का कोई काम नहीं। अब सिंपली इस 19 को रेशो में बांट देंगे। नोट्स में तो अलग अमाउंट बता ही रहे होंगे ना, और जब कल को रिवर्स करना होगा, या अभी इस सवाल के बाद एक बात बताता हूँ, बीच में से कोई एसेट भी निकल सकता है। ऐसा हो सकता है कि सबको बेचने का इरादा था, कोई एक बीच में से निकाल दें, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बांटना है लॉस। ये लॉस बांटें तो सब में बटेगा, बिल्डिंग में 22, प्लांट एंड मशीनरी 15, इक्विपमेंट, अरे बल्कि अलग वर्किंग की क्या जरूरत है, इधर ब्रैकेट नहीं कर देता हूँ। कितना बना इनका टोटल, ये 2 निकाल के, 8 और 22 निकाल के, हाँ 8, 22 और 3 निकाल के 84, तो 19 इंटू 22 बाई 84, 19 इंटू 15 बाई 84, 19 इंटू 19 बाई 84, 19 इंटू 20 बाई 84, और 19 इंटू 8 बाई 84। 84 ही है, पक्की बात है। चले, इसकी जरूरत नहीं है, ये यहीं पर कर देते हैं। 4.39, 3.39, 4.30, 4.52, पूरा बन रहा है 8, 1।
सवाल की रिक्वायरमेंट की 3 चीज़ें पूछी हुई थी। लॉस कैलकुलेट कर दें 22, एलोकेट कर दें, एलोकेट कर दिया। तीसरी चीज़ P&L को क्या चार्ज होना है, तो P&L को क्या चार्ज होना है, सारा कुछ। तो लॉस टू बी चार्ज्ड टू P&L 22। तो होता रहे एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे, लेकिन जब वो डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा बन गया अब सब एक जैसे हैं और सबका लॉस P&L में जाएगा। जी जनाब, इस सवाल में कोई सवाल आपका? ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के डिसकंटिन्यूड पे जाने से पहले बीच में देख रहा हूँ क्या छोटा छोटा रह गया कुछ। अगर पहला पेज हो गया सारा, दूसरे पेज पे आए, ये छोटी छोटी 1-2 बातें हैं, ये भी देख लें। इनका सवाल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बस आप देख लें ज़बानी। पेज 2 में आखिरी डब्बा, पेज 2 चैप्टर का पेज 2 यानी 2.1.2, एंड पे इंपॉर्टेंट वाला बॉक्स, और इसका पहला बुलेट पॉइंट समझ लें। पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, और ये पहला बुलेट पॉइंट डिस्पोजल ग्रुप और इंडिविजुअल एसेट दोनों के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक एसेट जो हेल्ड फॉर सेल हमने रखा है और हमें अभी से पता है कि ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है और साल बाद ही जाके बिकना है, हमें अभी से पता है कि हमने कोशिशें पूरी शुरू कर दी हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, गवर्नमेंट के किसी और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये साल में नहीं बिक सकेगा, तो ये एक्सेप्शन में फॉल कर गया या नहीं कर सकते हेल्ड फॉर सेल। एक्सेप्शन में फॉल कर गया यानी रहेगा हेल्ड फॉर सेल। तो जब हमें अभी से पता है कि इसने बिकना ही साल बाद जाके है, तो कॉस्ट टू सेल कब आनी है, साल बाद। वो इनकरी साल बाद होनी है। फेयर वैल्यू तो यकीनन अभी की होगी, लेकिन कॉस्ट टू सेल होनी ही साल बाद है, तो उसकी की जाएगी डिस्काउंटिंग। एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 45 है और इसकी फेयर वैल्यू 36 है, और कॉस्ट टू सेल पता है साल बाद होनी है, तो वो जो साल बाद होनी है, लेट से 4, उसको हम साल डिस्काउंट करेंगे क्योंकि खर्चा होना ही साल बाद है, और ये बन गया लेट से 3.5। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई 32.5। इसको अब हमने इस तरह से कंपेयर करके 12.5 लॉस आ गया। अब अगला साल आ गया और ये नहीं बिकना था, नहीं बिका। अगला साल का एंड आ गया, लॉस 12.5। अगला साल आ गया, ये ईयर 1 था, अगला साल आ गया और ये नहीं बिका, ईयर 2 आ गया। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, 32.5। फिर से इसको अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे। फेयर वैल्यू हो गई हुई है अब 27, और कॉस्ट टू सेल अगर वही 4 ही हो तो अब पूरी 4। क्यों पूरी 4? कितना लॉस है, 9 पॉइंट। पहले यहाँ 9.5 की कैलकुलेशन तक बताएं, कोई एतराज है? अब इस 9.5 में से 0.5 फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा और 9 है जो इम्पेयरमेंट लॉस में जाएगा। क्योंकि ये 9.5 का लॉस इस 3.5 के 4 हो जाने की वजह से भी है। ये जो मजीद लॉस आया है वो सिर्फ फेयर वैल्यू कम होने की वजह से नहीं है। फेयर वैल्यू कितनी कम हुई है, 9। ये 36 से 27 हो गई ना, लेकिन लॉस 9.5 क्यों हो गया? क्योंकि कॉस्ट टू सेल पहले डिस्काउंट की भी थी, अब नहीं की भी है। तो ये जो 9 से बढ़ के 9.5 है, ये 6.5 किस वजह से, जो बीच में आधा है, ये किस वजह से? ये अब डिस्काउंटिंग ना करने की वजह से। तो इस 9.5 के लॉस में से 0.5 फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा और 9 इम्पेयरमेंट लॉस में जाएगा। ये लिखा हुआ इस पॉइंट के अंदर। पेज नंबर 2 आखिर में डब्बा, पहला बुलेट पॉइंट है जी,
फिर कोई मसला नहीं। अगर गेन आ जाता फिर चक्कर नहीं है। लॉस है तो उस लॉस को इतना फाइनेंस कॉस्ट में, क्योंकि अगर गेन आ जाता तो फिर तो हम लॉस ऐसे ही रिवर्स कर रहे होते, फिर फाइनेंस कॉस्ट क्या करनी थी। तो अब अगर मजीद लॉस आया है तो उस मजीद लॉस में से 9.5 में से 0.5 है वो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, बाकी इंपेयरमेंट लॉस। तो सर अगर हमें पहले से पता है कि साल के अंदर नहीं कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शन तो तब हमें पता चलती है जब साल गुजर जाता है। हमें अभी से पता है। एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है, वो तो समझाने में आपको कहा था कि साल गुजर गया और नहीं बिक पाया, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए मिसाल दी थी। अगर अभी से पता है कि हम साल से पहले नहीं बेच सकेंगे, हमारा कसूर नहीं है, एसेट अवेलेबल और यूज है। गवर्नमेंट ने कहा है कि साल तक एसेट्स नहीं बेचने, मार्केट में बंद ताले लगा दिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं बेच सकते, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी ड्यूटीज लगा दी हैं कि बायर्स ही नहीं पहुंच पा रहे हम तक। तो इसलिए ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। तो एक्सेप्शन में फोन करके इसलिए 1 ईयर रूल वाला इसमें से निकल गया, तो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया। पेज 2 पहला बुलेट पॉइंट आखिर में जो डब्बा है वो ये है। अगर ये मिसाल नोट करना चाहें तो करें, लेकिन रजिस्टर पे ये भी लिखिएगा ये मैंने किसकी मिसाल दी है। जाना P&L में ही है, देखें जाना P&L में है, लेकिन P&L की लाइन आइटम्स इंपॉर्टेंट है ना, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जा रही है, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। हाँ ईयर 2 में, ये ईयर 1 था, इसमें इतना इंपेयरमेंट लॉस आया था। ईयर 2 में इतना और इंपेयरमेंट लॉस आया है, लेकिन इस 9.5 में से 9 को इंपेयरमेंट लॉस बोलेंगे, 0.5 को फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे। जब भी कभी डिस्काउंटिंग की होती है ना, जैसे IAS 37 के अंदर प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग होती है, तो वो हमने किसी से लोन तो नहीं लिया होता, लेकिन डिस्काउंटिंग की होती है, तो जब हर साल उसको बढ़ाते हैं तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा होता है। तो ये वो वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अगर लिख रहे हैं तो लिखें जल्दी। नाइन कहाँ जाएगा? आप 9 का पूछ रहे हैं ना, वो एडमिन में या अदर कॉस्ट में, जहाँ भी मैनेजमेंट की मर्जी, लेकिन 0.5 फाइनेंस कॉस्ट में। ये नोटेड। अच्छा एक पॉइंट और देख लें फिर डिस्पोजल ग्रुप भी खत्म। पेज 3 के एंड पे, पेज 3 सारा बता दिया आपको। हाँ जी, पेज 3 लास्ट बुलेट पॉइंट, ये समझ लें। पेज 3 का लास्ट बुलेट पॉइंट समझा रहा हूं, पहले समझ लें। इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर ये वो एसेट्स हैं, ये नहीं, बाकी जिन पे IFRS 5 का मेजरमेंट रूल्स लग रहे हैं, यानी अगर ये इंडिविजुअली बेचे जा रहे होते तो IFRS 5 लगता है इन पे, इस पे नहीं लगता। तो इन पे जो IFRS 5 लग रहा होता है, एक बार ये IFRS 5 की कैद में आ गए तो इनके अपने वाले IAS वाले रूल रुक जाएंगे, डेप्रिशिएट नहीं होगा, रीवैल्यू नहीं होगा। लेकिन जो IFRS 5 की मेजरमेंट से बाहर है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाला, ये हर सेल होता रहेगा IAS 40 में अपडेट, इन्वेंट्री IAS 2 में होती रहेगी अपडेट। ये बात क्लियर है। इसी तरह अगर यहीं पर इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रही होती, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, तो उस पर वो इंटरेस्ट वाली बात लगती रहती। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, हर साल उसको इंटरेस्ट लगा के अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो होता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। उसका प्लांट डेप्रिशिएट होना रुक जाएगा, लेकिन वो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बढ़ती रहेगी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ये लिखा हुआ लास्ट बुलेट पॉइंट में, पेज 3 के लास्ट बुलेट पॉइंट में ये लिखी हुई है बात कि अगर डिस्पोजल ग्रुप के अंदर कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, वैसे तो लायबिलिटी की बात है, लेकिन मैं मिसाल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग दे रहा हूं, तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। है? एक मिनट ये पॉइंट पढ़ लें पहले। डन। चलिए इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन पे आते हैं। ये सिर्फ डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, इसको मैं सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ। बोलिए क्या? ये
3.5 की 3.5 से कम है। देखें, अगर अगले साल इस कॉस्ट टू सेल का एस्टीमेट चेंज हो जाता तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट था, यानी ये जो डिस्काउंटिंग की हुई थी, ये इंटरेस्ट में जाएगी, वो उतना ही आएगा 0.5 ही है। क्योंकि डिस्काउंट जितना हुआ था उसी को अब हमने एक्सपेंस बनाना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे आते हैं जी। ये मैं सामने दिखाता हूं, ज़बानी मैं नहीं आपको चला पाऊंगा, ये करना है यार ऑन मैंने। अच्छा, मैंने मल्टीपल पेजेस साथ चलाने, तो सारा कुछ तो मैं यहाँ सामने नहीं खोल सकूंगा, तो वो फिर आप अपनी बुक को भी सामने रखिएगा। ठीक है, पढ़ा जाए। पेज 4 पे हूं मैं, पेज 4 पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अच्छा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, डिस्पोजल, ग्रुप हेल्ड फॉर सेल कंप्लीट हो गया, उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, डन। बल्कि हाँ सॉरी, एक चीज और देख लें, ये पेज नंबर 5 पे उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर एक एसेट है, अगर एक एसेट है, ठहरे, एक चीज तो रह गई इधर जी, ये पेज 3 तक कर लिया था मैंने, पेज 4 पे एक चीज रह गई, आता हूँ डिसकंटिन्यूड पे। पेज 4 पे एक दो बातें रह गई, ये समझ लें। पेज 4 इसका मैं आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ा चुका, पॉइंट 3 भी पढ़ा चुका, पॉइंट 4 समझ लें, ये जबानी आ जाएगा समझ। पॉइंट 4 ये है कि अगर एक डिस्पोजल ग्रुप था और उसमें से एक एसेट हम निकालने लगे, उसको बेचने का इरादा कैंसिल हो गया, तो फिर बाकियों का क्या करना है, डिपेंड करता है कि बाकी स्टिल इस क्राइटेरिया में पूरे उतर रहे हैं या पूरा ग्रुप ही तितर बितर हो गया। अगर पूरे ग्रुप में से एक एसेट को हम अलग करने लगे हैं तो बाकियों का क्या होगा, दो सिनेरियो हैं, बाकी वैसे के वैसा ग्रुप रहेगा तो क्या करेंगे, और अगर ग्रुप ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, दो सिनेरियो। तो जो एसेट निकाल के यहां से ले जाएंगे उसके साथ वो सलूक होगा जो अभी इससे ऊपर बताया है, क्या वो अपने आईएस में चला जाएगा एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट जो होती और रिकवरेबल अमाउंट, तो उस एक के साथ तो ये सलूक करेंगे, और जो ग्रुप में बाकी रह गए उसको वैसे चलाते रहेंगे। जो ग्रुप में बाकी रह गए शैल कंटिन्यू टू बी मेजर्ड एज पर IFRS 5, बाकियों पे IFRS 5 लगता रहेगा, ये सिनेरियो। और अगर पूरा ग्रुप ही बर्बाद हो गया तो सबको निकाल के अलग अलग अपने आईएस में ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। एज पर पॉइंट 2 मुझे ऊपर बताया था। अगर ग्रुप बाकी कायम रहा तो वो ग्रुप IFRS 5 में चलता रहेगा, और अगर ग्रुप ही खत्म हो गया तो फिर सारे एसेट्स जिस तरह से एक एक करके पीछे किए थे वो सब अपने अपने आईएस में वापस चले जाएंगे। ओके, चलें, ये बीच में एक बात रह गई थी, और इस नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल या डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर तो एक है तो वो नॉन करंट से उठ के करंट में आ जाएगा, यानी बिल्डिंग है वो पहले पीपी था, जमाइयां आ रही, पहले पीपी था बिल्डिंग, वो पीपी नॉन करंट एसेट में शो होता था। अब अगर वो बिल्डिंग नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हो गया तो वो नॉन करंट से निकल आएगा, करंट एसेट में प्रेजेंट होगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से। और अगर वो पूरा ग्रुप है तो उस ग्रुप में जितने एसेट्स हैं उन सबको मिला के करंट में डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, और उसमें जितनी लायबिलिटीज थी उन सबको मिला के करंट लायबिलिटीज में डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। IFRS 5 डिस्पोजल ग्रुप जब कैलकुलेशन लग गई, लॉस एलोकेट हो गया, अब लॉस के बाद जो उनकी कैरिंग अमाउंट्स आई उन सारे एसेट्स को मिला के
अच्छा, उन सारे एसेट्स में इन्वेंट्री भी है, क्यों? क्योंकि ग्रुप का पार्ट है, तो वो अपने अपने नामों से निकल के करंट एसेट्स में एक लाइन आ जाएगी, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल करंट एसेट्स में, और जितनी लायबिलिटीज हैं उन सबको मिला के करंट लायबिलिटीज में डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, ये लिखा हुआ इसमें, ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ कि अगर एक एसेट या डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल है तो उसको बाकियों से अलग करके एक हेल्ड फॉर सेल बनाएंगे करंट में, और लायबिलिटीज को अलग करके एक अलग लाइन आइटम बना देंगे, और इनको अलग अलग करना है, शैल नॉट बी ऑफसेट, एसेट्स को अलग, लायबिलिटीज को अलग। चलिए, ये नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप वाली बात पूरी हो गई, ये एक दो चीजें रह गई थी, मिस हो गई थी। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे आते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो पूरी फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल सीजीयू, जिसको या तो बेच दिया इस साल या फिर डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई हो गई। वो पूरी फैक्ट्री जिसको या तो इस साल बेच दिया, हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। वो सीजीयू, वो पूरी फैक्ट्री जिसको या तो इस साल बेच दिया हुआ है या फिर हेल्ड फॉर सेल डिस्पोजल ग्रुप लेवल लग गया हुआ है, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहते हैं। वो फैक्ट्री जिसको या तो इस साल बेच चुके या फिर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया, तो उस फैक्ट्री को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है कि वो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, बेचने के लिए रखा हुआ है। इस सब का समरी ये बता रहा हूं कि वो फैक्ट्री या सीजीयू जिसको या तो बेच दिया इस साल में या फिर डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल का टैग लगा दिया, तो उस फैक्ट्री को, उस डिस्पोजल ग्रुप को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहेंगे। दुनिया वालों को यह बताना पड़ेगा कि इस साल जो टोटल सेल्स हमने की हैं, इस साल जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं बिजनेस के, इस साल जो टोटल प्रॉफिट कमाया है हमने, इसमें से कितना है जो आपको अगले साल नजर नहीं आना। क्यों नजर नहीं आना? क्योंकि फैक्ट्री बेच दी है इस साल है, लेकिन अगले साल वो फैक्ट्री ही नहीं रहनी थी। दुनिया वालों को बताना पड़ेगा। तो ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि फॉर द ईयर इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो भी कमाया वो दुनिया वालों को अलग से बताएं। इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम कंसोलिडेशन में फिर से कर रहे होंगे। अभी मैं एक सवाल दिखा देता हूं आपको ज़बानी ही, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल हम कंसोलिडेशन में भी करेंगे, वहां भी ये 2-3 दफा टेस्ट हुआ है। तो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हो गया हो या बेच दिया हो, तो उसको इस साल में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहेंगे। और इसकी अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन है। फिर जमाइयां आ रही हैं, इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि इसको दुनिया वालों को अलग से बताएंगे कि बाकी बिजनेस जो चलता रहेगा उससे कितना प्रॉफिट कमाया और इससे कितना कमाया। इसको अलहदा से इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी प्रेजेंट किया जा सकता है और नोट्स में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड पैट भी, और उसको वो जो अपडेट करने पे गेन लॉस है या बेचने पे, वो भी दोबारा देखें। जो उस फैक्ट्री से कमाया है इस साल पैट, एंड बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ, या फिर IFRS 5 डिस्पोजल ग्रुप पे अपडेशन पे जो लॉस हुआ, ये दोनों एक अलग लाइन आइटम इनकम स्टेटमेंट के फेस पे प्रेजेंट हो गए। जो उस बंद होने वाली फैक्ट्री से इस साल कमाया है, प्लस जो या तो बेचने पे गेन लॉस आया, या अगर वो हेल्ड फॉर सेल डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हुआ है तो उसको वो जो अपडेशन पे लॉस आया, जो भी पिछले साल में 22 निकाला था, वो 22 उस साल जो उस फैक्ट्री ने कमाया, और जो 22 का लॉस आया है, ये मिला के एक लाइन आइटम आएगी, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। उससे पहले जो सब होगा वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का चल रहा होगा। इसी तरह से कैश फ्लोज में भी तोड़ के बताना, ये कैश फ्लोज में भी तोड़ के बताना होता है। और इसकी डिटेल कि सेल्स कितनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, वो नोट में एक अलग से बताना होता है। ये जो ऊपर प्रॉफिट निकाला हुआ है ना, वो नोट में अलग से बताना पड़ता है। प्रॉफिट निकला कैसे, वो नोट में बताना होता है। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे एक लाइन और नोट्स के अंदर उसका ब्रेकअप। ये है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के डिस्क्लोजर्स। जी कर रही होगी ना, लेकिन वो अकाउंट्स तो एक फाइनल शक्ल होती है ना, पीछे तो एंट्रीज होती हैं सारी। तो हमें सेपरेट कैलकुलेशन करके सेपरेट शो करना पड़ेगा। अरे एंट्रीज तो अलग अलग ही हो रही होंगी ना, बिजनेस रिकॉर्ड नहीं रख रहा होगा।
तो उसको बन की सेल और पराठे की सेल वो सब नहीं पता लग रही अलग, तो रिकॉर्ड्स में तो अवेलेबल है। हाँ निकाल लेंगे वहां से, एक एक पार्टी का लेजर अवेलेबल होता है तो उसका क्यों नहीं रहा, हाँ तो वो निकाल लेंगे अलग से, इसको अलग से एक लाइन आइटम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा इसमें जो टेक्निकल बात है वो ये है, जागे इसमें टेक्निकल बात ये है कि 2000, अच्छा पहले तो उसकी एक शक्ल ये देखे ना जो मैं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं जी, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ये कैसे निकला, बिजनेस की उस फैक्ट्री के अलावा बाकी सारा कुछ ये, और उस फैक्ट्री से जो कमाया प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या शामिल है, उस फैक्ट्री का प्रॉफिट शामिल है, और वो जो IFRS 5 की एप्लीकेशन का लॉस है वो शामिल है, और उसमें टैक्स, ये 88 ऐसे मैं बताता हूं, ये 88 ऐसे। अब इसमें टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल बात ये है कि अगर 2019 और 2020, 19 सब सही था, 20 में ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ है या बिक गया है, 19 में नॉर्मल था, 20 में या तो क्लासिफाई हो गया या बिक गया, तो इनकम स्टेटमेंट की जो शक्ल 20 में बना रहे होंगे 19 में भी वैसे ही बना देंगे। यानी 19 में क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था, लेकिन हम फिर भी उसकी फिगर्स उलट पुलट करके इसको इस शक्ल में ले आएंगे, यानी कंपैरेटिव को हम रीक्लासिफाई रीस्टेट कर देंगे, रीस्टेटमेंट हो जाएगी है IFRS 5 वाला, इस पे करता बात अभी। ये बात दोबारा देखिए, अगर 20 में IFRS 5 के अंदर ही आ गया, या तो बिक गया या क्लासिफाई हो गया हेल्ड फॉर सेल, 19 में नहीं था 20 में हुआ, लेकिन इनकम स्टेटमेंट 19 वाली भी इसी शक्ल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। इसी तरह 19 में था, 20 में इरादा बदल गया, 19 में हेल्ड फॉर सेल था, 19 में वो डिसकंटिन्यूड प्रेजेंट हुआ था। जिंदा जाग रहे हो? सर कंटेंट तो मार जाएगा ये, तो मर जाए कोई बात, आप लोगों से नहीं सीख रहा तो मर जाए, कोई मसला नहीं है। 19 में ये क्लासिफाइड था हेल्ड फॉर सेल, 20 में इरादा बदल गया, 19 में वो हेल्ड फॉर सेल था इसलिए 19 में ऐसे प्रेजेंट हुआ था, 20 में अब वो नहीं रहा हेल्ड फॉर सेल, इरादा बदल गया, तो 20 में ये शक्ल बदल जाएगी तो 19 भी बदल देंगे। यानी कंपैरेटिव को करंट के साथ मैच करना है। दोनों सिचुएशंस दोबारा सुनो है? हाँ क्यों नहीं होता है, तो IFRS 5 में चीजें कवर है ना, होता है। एक मिनट मैं पीछे दोहरा दूं, इनकम स्टेटमेंट के फेज पे कंटिन्यूइंग को अलग और डिसकंटिन्यूड को अलग प्रेजेंट करना है। मैंने दो बातें की, एक बात मैंने ये की है कि 20 में वो अब आके क्लासिफाई हुआ, तो चूंकि 20 में उसकी ये वाली शक्ल बनानी है, तो 19 में तो सब नॉर्मल था, लेकिन 19 की फिगर्स भी रीस्टेट करके इसी पैटर्न पे ले आएंगे ताकि कंपेरेबल हो। एक ये बात की है। दूसरी बात मैंने की कि 19 में वो हो गया था क्लासिफाई, तो उसको इस पैटर्न पे कन्वर्ट कर दिया हुआ था, 20 में इरादा बदल गया तो 19 भी वापस कर देंगे, यानी 19 में भी जो उसको ये प्रेजेंटेशन बनाई थी ये बदल देंगे, यानी जो इस वक्त इस करंट ईयर की सूरत हाल है कंपैरेटिव को उसके मुताबिक कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में ऐसे करना है, बैलेंस शीट में कंपैरेटिव स्टेट नहीं होना। बैलेंस शीट कहां से आ गई? बैलेंस शीट में वो डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल था, करंट में आया हुआ था, उसके कंपैरेटिव को नहीं बदलना। ये दोनों टेक्निकल फर्क है, ये एग्जाम में टेस्ट भी हुई हुई है बात, फिर ध्यान से सुन लें। ये जो इनकम स्टेटमेंट वाली प्रेजेंटेशन है, ये कंपैरेटिव को करंट से मैच करवाना, ये बात समझ आ गई? पक्की बात है। लेकिन बैलेंस शीट वाली प्रेजेंटेशन को करंट से मैच नहीं करवाना। बैलेंस शीट में जो पिछले साल था वही था, जो इस साल है वो इस साल वाला ही है। बैलेंस शीट में ये रीस्टेटमेंट नहीं करनी, इनकम स्टेटमेंट में करनी। बैलेंस शीट में क्या, कहां से आ गई बैलेंस शीट? वो डिस्पोजल ग्रुप है अगर और हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई है तो उसको उतार के हमने करंट एसेट्स में दिखा दिया होगा। तो वो अगर
20 में आके अब वो डिस्पोजल ग्रुप बना है, 19 में नहीं था, 20 में बन गया, तो इनकम स्टेटमेंट तो 19 वाली भी प्रेजेंटेशन चेंज कर देंगे, लेकिन बैलेंस शीट में वो 20 में करंट में आ रहा होगा, 19 में पीपी में आ रहा होगा, यानी बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं होनी है जी। इसी तरह अगर 19 में था और 20 में इरादा बदल गया, तो इनकम स्टेटमेंट में तो 19 में डिस्पोजल ग्रुप था, 20 में इरादा बदल गया, तो 20 की सादी इनकम स्टेटमेंट बनेगी और 19 भी सादी ही कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में वो 19 में हेल्ड फॉर सेल इशू होता रहेगा, 20 में वो पीपी में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट को रीस्टेट नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट को करना है जी। हाँ जी, इसमें फिर उसको तो हम 20 के कंटिन्यू ऑपरेशन पे लिखेंगे। दोबारा बोलिए। 19 में था, प्लान चेंज हो गया। नहीं देखें, 20 में तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 19 में वो डिसकंटिन्यूड था, 19 की इनकम स्टेटमेंट इस शक्ल की थी, 20 में आके प्लान बदल गया, तो 20 में इनकम स्टेटमेंट की शक्ल ही चेंज हो जाएगी, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट की शक्ल आ जाएगी, और 19 भी नॉर्मल शक्ल बन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव रीस्टेट करना है, बैलेंस शीट में नहीं करना। अच्छा, इस पे आखिरी बात, फिर मैं आपको वो चारों सिचुएशन जो मैंने बोली हैं, दोनों तीनों, वो दिखाता हूं। इसकी आखिरी बात ये कि 19 में डिस्पोजल ग्रुप नहीं था, 20 में बना, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? फिर सुनिए, जाग रहे हैं। 20 में डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हुआ है, 19 में नहीं था। तो मरने वाला हो जाए तो बता देना क्या हो गया। सर इतनी सिंपल सी बात है, यानी मैं टाइम जाया कर रहा हूं? नहीं, वाकई इतनी सिंपल, मैं भी रिपीट कर, बहुत सिंपल सी बात है। सर सिंपल ये है कि इस साल में अगर आपका रिपोर्टिंग जो भी पीरियड है उसको कंपैरेटिव को उसके अकॉर्डिंगली रीस्टेट कर दें। सिंपल सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के तरीके। हाँ, बैलेंस शीट नहीं। इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर? चले, इतनी सी बात थी। 19 में डिस्पोजल ग्रुप नहीं था, नई बात बता रहा हूं ना, नई बात बता रहा हूं। 19 में डिस्पोजल ग्रुप नहीं था, 20 में बन गया है, तो क्या करने लगे हम? 19 को रीसेट करने लगे ना। लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है जो रीसेट हो रही है, IFRS 5 की फिगर्स नहीं 19 में भी लगा देंगे। दोबारा देखिए, 20 में अब वो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हो रहा है, तो 20 में जब डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हो रहा है तो उसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से कंपेयर की होगी, लॉस निकला होगा, वो लॉस एलोकेट होगा, क्योंकि IFRS 5 लग ही 20 में रहा है। तो हम लोग 19 को भी रीस्टेट कर देंगे, करंट कह रहा हूं, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड तोड़ के, ताकि कंपैरिजन हो सके। लेकिन सिर्फ हमने इसको प्रेजेंटेशन में टैली किया है, IFRS 5 जाके 19 में नहीं लगा देंगे। ये क्या फर्क हुआ? यानी IFRS 5 में जाके 19 में जाके ये काम नहीं करेंगे, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। IFRS 5 की मेजरमेंट नहीं रीस्टेट हो रही, सिर्फ प्रेजेंटेशन रीस्टेट हो रही। एज सिंपल एज दैट, सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसी की ना, अब ये जहमत थोड़ी कर लें कि मैंने एक बेस डाटा लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 6 पे मैंने एक बेसिक डाटा लिखा हुआ है, वो सामने रखिएगा और सिचुएशन मैं फिर स्क्रीन पे लाता जाऊंगा। पेज 6 पे आए, चैप्टर के पेज 6 पे एक बेसिक डाटा लिखा हुआ है। मैंने डिवीजन ए को डिस्पोजल ग्रुप कहना है, और डिवीजन ए और फिर अदर्स कह के मैंने बाकी बिजनेस कर दिया, यानी ये कंटिन्यूइंग होना है और ये वो डिवीजन ए है जो बंद कर देना है। इसका एक बेसिक डाटा लिखा हुआ है मैंने, एसेट्स लिखे हुए 19 के भी 20 के भी, और इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई। ठीक है, ये बेसिक डाटा है, इसको आप अपनी बुक में सामने रखिए। सिचुएशन 1 मैंने ये बनाई कि बस चलता रहेगा बिजनेस। सिचुएशन 1 ये बनाई है कि बस चलता रहेगा, कोई IFRS 5 नहीं है। तो वो जो बेसिक डाटा में चीज़ें दी हुई हैं उनको ऐड कर दें, उनको ऐड कर दें, ये बिजनेस की बैलेंस शीट और ये बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं आया IFRS 5 अभी, तो उनको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है।
तो उन्हीं के टोटल्स ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये सिनेरियो 1 कह दिया मैंने। सिनेरियो 2, डिवीजन ए 19 में हेल्ड फॉर सेल बन गया था और समहाउ 20 में भी वो भी नहीं बिक सका। 19 में हो गया था हेल्ड फॉर सेल और 20 में भी अभी तक हमारे पास है, तो 19 में भी हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5 की मेजरमेंट भी लग रही होगी और 20 में भी हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5 की फिर से मेजरमेंट लग रही होगी। तो वो जो फिर से मेजरमेंट लगी वो दोनों साल में इनकम स्टेटमेंट में वो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड अलग अलग प्रेजेंट हुआ और दोनों साल के अंदर ये IFRS 5 वाला लॉस भी आया। 19 में चूंकि क्लासिफाई हो चुका था तो 19 में वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपडेट हुआ, लॉस आ गया। 20 में फिर से अपडेट हुआ, फिर से लॉस आ गया। और चूंकि दोनों ईयर्स में वो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड है, दोनों ईयर्स में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, तो दोनों ईयर्स में इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन ये कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड तोड़ के हो गई और दोनों ईयर्स में वो ऊपर करंट एसेट्स में आ गया। बाकी बिजनेस अलग, ये अलग हो गया। और ये फिगर्स आप इसको तसल्ली से अगर कोई भी पढ़ना चाहे घर जाके फिगर्स टैली कर लीजिएगा, मैंने बकायदा फिगर्स बनाई हुई हैं। तो ये दोनों ईयर्स में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपडेट हो गया, जो कि मैं डाउन ही कर रहा था, और इनका जो लॉस है वो दोनों ईयर्स में चार्ज हो गया। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें 19 में क्लासिफाई हुआ और 20 में भी ऐसे ही रहा। तो दोनों साल में वो इनकम स्टेटमेंट में तोड़ के प्रेजेंट होगा, दोनों साल में बैलेंस शीट में करंट में प्रेजेंट होगा और दोनों साल पे उसके मेजरमेंट का लॉस आएगा। ओके, सिचुएशन 2 मैंने ये बनाई 3 कि 19 में सब ठीक था, 20 में आके हेल्ड फॉर सेल हुआ है, तो बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं होगी। बैलेंस शीट 19 में वही रहेगी जो 19 में थी, 20 में आके वो करंट में चला जाएगा। बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं हो रही, बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं हो रही, इनकम स्टेटमेंट हो रही है रीस्टेट, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड तोड़ के। लेकिन 19 में वो मेजरमेंट वाला लॉस नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड में तोड़ा है। IFRS 5 तो 20 में आके लगा है, 19 में वो वाला लॉस नहीं आ रहा। सिंपल एज दैट। कोई आप क्या पूछेंगे, बोलिए। अच्छा, इसी सिचुएशन में पूछना जो पूछना अभी, अगर ना डालें तो नॉर्मल सेल होता है, उसका इस्तेमाल रोक देते हैं। हाँ जी, तो फिर उसका एसेट कहां से, कि उसका उसके इस्तेमाल से प्रॉफिट कहां से आ गया? एंड पे आके किया ना, पूरा साल चलता रहे वो। सर आपने बोला 19 में भी था, फिर वो सेल नहीं हुआ ना, तो हम अगले साल इसको ले आए सेल में एडवांस। अच्छा, देखिए मैं ना असल में आपको सिर्फ एक ही डेटा से मुख्तलिफ सिचुएशंस बना के दे रहा था। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि जब 19 में मैंने उसको कहा हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो 20 में उसकी सेल्स कहाँ से आ गई? मैंने एक ही डाटा को मुख्तलिफ सिनेरियोज में बांटा है, क्योंकि मैंने एक ही डाटा को लेकर चलना था। उसकी 19 में भी सेल्स डालनी थी, 20 में भी सेल्स डालनी थी, क्योंकि मैंने डाटा एक चलाया ना, ताकि आपको फिगर्स कंपेयर बता सकूं। बाकी ठीक है, 19 में अगर वो हेल्ड फॉर सेल हो गया था तो 20 में नहीं आ रही होती उसकी सेल्स, लेकिन शायद थोड़े एक्सपेंसेस हो रहे होते, कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो हो रहे होते, तो उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होते तो लॉस आ रहा होता। फिर IFRS 5 वाला लॉस तो आ ही रहा होता, तो वो फिर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड अलग से प्रेजेंट तो हो रहा होता। सेल्स बेशक ना हो रही होती, लेकिन एक्सपेंसेस हो रहे होते। और अगर थोड़ी बहुत सेल्स हो भी रही है, मतलब हमारे लिए वो ना मैंने नहीं हो गया। अगर हमने डिस्पोजल ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन बिजनेस चल रहा है तो चल रहा है, क्या मसला, तो सेल हो सकती है अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, लेकिन हमने पैक करके नहीं रख दिया। अगर बिजनेस चल रहा है तो चलाएंगे। सिनेरियो 3, सिनेरियो 4। अच्छा, सिनेरियो 3 में ये बात क्लियर है ना कि बैलेंस शीट नहीं हो रही रीस्टेट, इनकम स्टेटमेंट हो रही है, और वो भी सिर्फ प्रेजेंटेशन है जो इस फॉर्म में आ रही है, मेजरमेंट लॉस नहीं आ रहा। और इसी का उलट कि 19 में क्लासिफाइड था, 20 में सीज हो गया, तो बैलेंस शीट वही रहेगी। 19 में वो करंट में आ रहा था तो करंट में आ रहा था, 20 में चेंज हो गया तो करंट से निकल के ऊपर चला गया। बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं होनी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट 19 में यकीनन इसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू तोड़ के प्रेजेंट किया होगा। जब 19 बनाया था तो यकीनन इसको तोड़ा होगा, लेकिन अब 20 में चूंकि वो नहीं रहा डिसकंटिन्यूड, और 20 में हमने इनकम स्टेटमेंट पूरी नॉर्मल कर ली, तो 19 को भी नॉर्मल कर दिया। ठीक है, और नॉर्मल करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो 19 में IFRS लॉस का डाला था वो भी रिवर्स कर दिया।
वो जो IFRS 5 का लॉस डाला हुआ था वो वही है, वो नहीं, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है जो रीस्टेट होनी है। मेजरमेंट जो जिस साल में जैसे होनी है वैसे ही होनी है। सिर्फ बैलेंस शीट रीस्टेट नहीं होनी, मेजरमेंट की कैलकुलेशन रीस्टेट नहीं होनी। क्या रीस्टेट होना है? सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन रीस्टेट होनी। ये है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के जो सिनेरियो सोचे जा सकते हैं, ये वो जी। उसको रीसेट किया होगा 18 को। हाँ, हम कंपैरेटिव एक साल शो कर रहे होते हैं ना, कंपैरेटिव तो एक साल का शो कर रहे होते हैं। बैलेंस शीट फिगर हो तो एक और एक्स्ट्रा रीसेट कंपैरेटिव आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट नहीं आता एक्स्ट्रा। और वैसे भी ये तो आईएस ने कहा है कि कम से कम एक कंपैरेटिव है। अगर कंपनी चाह रही है 15 कंपैरेटिव देने तो दे दें। आईएस 1 की रिक्वायरमेंट एक कंपैरेटिव की है, और अगर रीसेटमेंट होनी तो बैलेंस शीट की 2 कंपैरेटिव की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, ये डिसकंटिन्यूड के डिस्क्लोजर। अच्छा, अब आप ऐसा करिए, नहीं अभी क्लास मैंने 10:15 कहा था है? हाँ, तो इसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 5 पेपर वाला 5 नंबर है, लेकिन 5 मिनट का भी नहीं है। आप बस अगर पढ़ने में 15 मिनट लगा दें तो आपकी मर्जी है, वरना करने के एतबार से बिल्कुल छोटा सा सवाल है। 5 पेपर्स में क्वेश्चन 2 सारा ज़बानी है, इसमें सिर्फ टेबल ही ठीक करके बनाना है। 5 पेपर्स वाले में क्वेश्चन 2, इस चैप्टर के 5 पेपर्स वाले सेक्शन, तीसरे सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें और इसका ज़बानी आंसर सोचें और पीछे आंसर देख लें। सिर्फ ये टेबल ठीक करके बनाना है। चले पहले जो समझ आ रही वो करें ना। चलें जी, उनका डन, कोई मुश्किल परेशानी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है, सिंपल सा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसी तरह का एक मुश्किल से 5 मिनट का सवाल है। अगर आपको कल क्लास से पहले आज जब भी एक होमवर्क ही समझ लें, छोटा सा सवाल है, वो भी ज़बानी देखना है। इस बुक में ना मैंने जितने पास पेपर्स टॉपिक वाइज अरेंज करने थे वो तो कर दिए। उसके अलावा जो दिसंबर 16 जब से C-FAP आया है से लेके अभी जून 22, तो मैंने उससे पहले बुक दे दी थी प्रिंटिंग के लिए, दिसंबर 21 तक जितने पेपर्स हैं जो मैंने अपने चैप्टर्स में नहीं शामिल किए वो मैंने इस बुक के बिल्कुल एंड पे चैप्टर नंबर 18 बना के डाले हुए हैं। बिल्कुल एंड पे चैप्टर नंबर 18, उसमें पेज नंबर 14, चैप्टर 18 नीचे बॉटम राइट पे देखते जाइएगा, पेज के बॉटम राइट पे आप देखेंगे चैप्टर 18 का पेज 14, विंटर 20 क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, ये IFRS 5 का है।
ये होमवर्क है, दबानी विंटर 20 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। ये होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, इसलिए वीकेंड का इंतजार नहीं है, ये तो 5 मिनट की चीज़ है, जैसे अभी टाइम लगा इतना ही टाइम लगेगा। ये आप अगर कल कराएं तो IFRS 5 की जितनी टेस्टिंग हुई है अब तक वो यही है। ये मैंने कहा है चैप्टर नंबर 18 बनाया है मैंने, उसमें पेज 14 विंटर 20 क्वेश्चन 1 पार्ट बी, और एंड पे सोल्यूशन भी हैं। तो ये पार्ट बी है IFRS 5 का। IFRS 5 क्लोज और IAS 36 के जो सवाल थे वो अभी नहीं कर सका डिस्कस, और आप लोगों की हालत देख के मैं हिम्मत भी नहीं कर रहा आपको कहने की कि IAS 36 डिस्कस करते हैं। तो कल इसको डिस्कस शुरू करके IAS 36 फिर IAS 19 इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। IFRS 5 डन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।